इंडिया राउंड अप में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप तक मेरा सलाम पहुँचे और अभी हम जाएंगे कश्मीर। इंडिया राउंड अप में अभी वक्त है कश्मीर का, कश्मीर के हालात जानने का। तो हम इस वक्त श्रीनगर स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलते हैं सीधे शबनम फयाज़ के पास और पूछते हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं। शबनम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वाहिद साहब। जी शबनम साहब, आप बताएंगे कि इस वक्त कोविड-19 को लेकर जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं और आपकी टीम इस वक्त जो जहां पर हैं उनसे कांटेक्ट करके तमाम सूरत हाल जानने की और बताने की कोशिश कीजिए। फिर इंशाल्लाह हम बात करते हैं अगले पड़ाव में। जी वाहिद साहब, जिस तरह आपने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से जो आप चाहते हैं कि लोगों तक या मुल्क भर के आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है, सबसे पहले कोविड-19 की बात करते हैं। कोविड-19 में जो पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में लिया है, तो जम्मू कश्मीर भी अब इसकी जद में आ चुका है, क्योंकि 300 से ज़्यादा अफराद कोविड-19 पॉजिटिव इस वक्त हैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अगर है तो वो कश्मीर डिवीज़न में है। जम्मू डिवीज़न में उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन कश्मीर डिवीज़न में ऐसे पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा पाए गए हैं, जिसकी वजह से अभी जम्मू कश्मीर में 80 से ज़्यादा रेड जोन्स बनाए गए हैं। ज़ाहिर सी बात है, रेड जोन हम उन इलाकों को कहते हैं जिन इलाकों से इस तरह के पेशेंट सामने आते हैं, और इस तरह के पेशेंट सामने आने के बाद हुकाम को सख्त तकदव करनी पड़ती है, काफ़ी दौड़ दौड़ करनी पड़ती है ऐसे अफराद को ढूंढने में जिनके साथ इस पॉजिटिव शख्स के कॉन्टैक्ट्स रहे हों, यानी कि राब्ता रहा हो। और उसके साथ साथ उसके अलावा अगर बात करें, वहाँ जो लोग होते हैं, जो रेड जोन में लोग होते हैं, वहाँ बहुत सारी टीमें जाती हैं, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है। बहुत से डिपार्टमेंट्स को मुंतखब किया जाता है कि एक तो वो सर्वे करें कि किसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, कौन बाहर से आया है और किसके साथ इस शख्स का राब्ता रहा है, और किस तरह लोगों को हम अवेयर करें कि वो खुद को बचाएं इस वायरस से। उन टीमों को भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर कॉपरेट वहाँ लोगों ने नहीं किया, कई वीडियो भी ऐसे या फोटोग्राफ्स ऐसे वायरल हुए हैं जहाँ हेल्थ वर्करों को गैज़ गज़ब का भी शिकार होना पड़ा है, और वो बड़े अफसोस की बात है। और इसके अलावा भी इन लोगों को और मुश्किलात का सामना रहता है। वो इसलिए क्योंकि जो इक्विपमेंट्स, चाहे हम मास्क की बात करें, चाहे एप्रन की बात करें, चाहे सैनिटाइज़र की बात करें, या जो दीगर अगर उनको पानी या प्यास लगे तो उनके लिए गर्म पानी भी दस्तयाब होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है उन टीमों को पहले चाहिए जिनको आप मुंतखब करते हैं उन इलाकों में जाने के लिए। सरकार पर यहाँ जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार जहाँ ये कहती है कि बहुत सा काम उन्होंने किया है, लेकिन कई ऐसी टीमों के साथ जो ऐसी टीमों के हिस्सा रहे हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ हों या जो उनके साथ और लोग हों, उनका ये मानना है कि इक्विपमेंट्स अभी जो है बराबर नहीं मिल रहे हैं। हालांकि आपने अगर मास्क एक बार दिया, एप्रन दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें उनका काम हो गया, क्योंकि 2 दिन के बाद ही इसे चेंज करना पड़ता है, तब्दील करना पड़ता है, धोना पड़ता है। दूसरा, तब तक सेट होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास किट नहीं है अवेलेबल, इसका मतलब है कि रिस्क में ही सब लोग काम करते हैं। अब रही बात जो लॉकडाउन में जो रेड जोन्स में जो लोग रहने वाले हैं, उनको आप न बाहर जाने देते हैं, न वहाँ किसी को एंटर ऑफ करते हैं। तो जो खाने पीने की चीज़ों की अगर इस हवाले से हम बात करें तो मुश्किलात तो हैं। उन मुश्किलात को दूर करने का सोचना चाहिए सरकार को। जहाँ ये सेंट्रल कश्मीर के जहाँ बडगाम, श्रीनगर, गांदरबल ये डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आते हैं, वहीं नॉर्थ कश्मीर में कुपवारा है, बारामूला है और बांडीपुरा है। इसी तरह साउथ कश्मीर में पुलवामा है, शोपियान है, अनंतनाग है, कुलगाम है। तो 3 हिस्सों में जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो यहाँ बहुत सारे रेड जोन्स हैं और इन इलाकों में लोगों को मुश्किलात। इसी तरह जम्मू डिवीज़न की अगर बात करें, जम्मू डिवीज़न में भी हम उधमपुर की बात करें, वहाँ एक पेशेंट्स की इसी तरह एक पेशेंट की डेथ हुई है। राजौरी में इस तरह के रेड जोन वाले इलाके हैं, उधमपुर में रेड जोन वाले इलाके हैं, या जम्मू में कुछ इलाके हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि रेड जोन वाले इलाकों में भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसके साथ साथ जो हेल्थ वर्कर्स वहाँ पे काम कर रज़ाकार जो जाते हैं या दीगर डिपार्टमेंट्स के जो लोग वहाँ जाते हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना रहता है। तो सरकार को चाहिए कि वो इन इलाकों का खास ख्याल रखे, क्योंकि ये वो इलाके हैं जिनको आपने रेड जोन करार दिया। जाहिर सी बात है, आपका ये मानना है कि इन इलाकों में खतरा है,
जाने का भी, और अगर यहाँ से कोई शख्स बाहर आता है तो पूरी नज़र आपको इस पर होनी चाहिए। आप उनको अगर इसमें हम ये कहें कि आप उनको लॉकडाउन में रखते हैं, सख्त बंदिशों में रखते हैं, तो उनके खाने पीने का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। कम से कम उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई एक इलाकों से ये भी खबरें आई कि और फिर उन इलाकों की तरफ तवज्जो नहीं दी। पहले तो जब दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो हेल्थ टीमें वहाँ उस तरह नहीं भेजी जाती है जिस तरह वहाँ भेजनी चाहिए। अब जो लॉकडाउन की बात हम कर रहे हैं, पूरे मुल्क में 3 मई तक तो लॉकडाउन है, जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह सख्त लॉकडाउन है, और श्रीनगर में 3 मई से पहले कोई राहत मिलने वाली नहीं है। काफ़ी हसास सिटी है, दिल है जम्मू कश्मीर का, और यहाँ पे अगर कोई चीज़ फैलती है तो सारा कश्मीर इसकी लपेट में आ सकता है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट्स का रुख जो होता है, लोगों का रुख, एम्प्लॉयज़ जो वहाँ बिजनेसमैन या जो मजदूर लोग, सभी लोगों का रुख जो होता है वो श्रीनगर की तरफ होता है, क्योंकि वहाँ से माल भी लेना है या वहाँ पहुँचाना है, बिक्री भी वहीं होती है, सब कुछ वहीं होता है, और अगर कहीं आपने जाना है वहीं से जाना है। एयरपोर्ट भी वही है, बड़ा रेलवे स्टेशन भी वही है, टूरिस्ट जो स्पॉट्स हैं या टूरिस्टों के लिए जो जगह है वो भी वही है। तो जाहिर सी बात है, श्रीनगर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। श्रीनगर पर कड़ी निगाह है सरकार की, और उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा देने की भी ज़रूरत है और दी भी जा रही है। लेकिन यहाँ आप मानिए कि डाउनटाउन श्रीनगर जो है 5 मई से लॉकडाउन में, आप समझिए लॉकडाउन में ही है, क्योंकि जब दफ़ा 370 को हटाया गया तो सबसे ज़्यादा कदगने अगर थी तो वो डाउनटाउन शहर श्रीनगर, जिसको शहर खास भी यहाँ कहा जाता है, वहाँ पे लगी रहती है, क्योंकि जामिया मस्जिद भी वहीं पे है। मीरवाइज जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन है वो भी उसी इलाके में रहते हैं। गढ़ माना जाता है जहाँ सख्तियाँ ज़्यादा होती है वो डाउनटाउन है। तो 5 मई से ही उनको मुश्किलात का सामना है, और उनके पास कोई खेती बाड़ी का काम तो नहीं है, वो दिन को निकलते हैं, काम करते हैं, शाम को खाते हैं। अब कितने महीने तब से गुजरे, अब इस पर भी सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह हमने इससे पहले भी कहा, टूरिज्म सेक्टर या टूरिज्म शोबे से, सयाहती शोबे से जो लोग मजदूर तबका, खासकर मैं उनकी बात करूँ, मैं बड़े होटल मालिकान की बात नहीं करूँगा, जो मजदूर तबका इस शोबे से जुड़ा है, उनका ख्याल आप क्या रखे हुए हैं, या कि उनको खुदा के फजल करम पे, उनके अल्लाह ताला के नाम पे ही छोड़ा है। दूसरा, टैक्सी ड्राइवर्स जो है, सोमो ड्राइवर्स जो है, उनके लिए, या रेड़े फरोश जो है, जो संडे मार्केट को बेचारे दिन को निकलते थे, शाम को कुछ कमाते थे और पूरा हफ्ता वो उसी पे निकालते, उनका आपने क्या सोचा? क्योंकि आपने उससे पहले ही, लॉकडाउन से पहले ही वहाँ पे बंदिशें आयद की थी, क्योंकि आपकी नज़र में, सरकार की नज़र में सब कुछ होता है, सरकार से कोई चीज़ छुपी नहीं होती है, और सरकार की नज़र में ये भी है कि लोगों को किस कदर मुश्किलात है। अगर वो खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन मुश्किलात उनको पता है कि किस इलाके में कितनी मुश्किलें हैं लोगों को, और उन मुश्किलों को दूर करना सरकार का फ़र्ज़ है। सरकार सिर्फ लॉकडाउन के नाम पे लोगों को घरों में रहने की अपील नहीं कर सकती है, सरकार इसके लिए भी जिम्मेदार है कि जो लोग घरों में है उनके खाने पीने का, रहने का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। अगर उनको बिजली नहीं है, अगर उनको पानी नहीं है, अगर उनको गैस नहीं है, तेल नहीं है, कुछ नहीं है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, सरकार की ज़िम्मेदारी है, आप वो करें बसूरत दीजिएगा, क्योंकि ये लॉ ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, ऐसी सूरत पथराव कहीं पे नहीं है तो आपने बंद कर दिया, कर्फ्यू कर दिया। ये आप अपने मशवरे से कर रहे हैं, जहाँ हम ये करें कि लोगों को ताउन देना चाहिए, लोग ताउन दे भी रहे हैं और देना भी चाहिए। ये हम भी लोगों से अपील करेंगे कि आप बिल्कुल पालन करें इस चीज़ का। अगर सरकार आपको कह रही है कि आप बाहर ना निकलें, क्योंकि सरकार के पास आदाद शुमार होते हैं, पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स उनके पास है। सरकार की नज़र में यह भी है कि जहां अमेरिका फेल हुआ है, वहां हमारी क्या बिसात है, जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्टर की क्या बिसात है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सरकार की नज़र इस पे है, क्योंकि सरकार पूरे दुनिया का हाल जानती है, और यहाँ हमें उनके कहने के मुताबिक ही चलना चाहिए, जिसका हम ये भी एतराफ़ करते हैं कि जो नमाज जुमा हुआ करती है तो आजकल मस्जिदों में तो नहीं होती है। अब माह मुबारक आने वाला है तो तरावी भी घरों में ही पढ़ी जाएगी। तो जाहिर सी बात है, उलमाए किराम ने भी सरकार का साथ दिया इस मामले पर, क्योंकि ये इंसानियत का मामला है, अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए हमें काम करना है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये भी है, जो लोग घरों में बैठे हैं, मजदूर तबका खासकर, क्योंकि अक्सर और बेशतर यहाँ पे किसान लोग हैं, जो मजदूर तबका है, उनकी तादाद वो अक्सरियत में ज़्यादा है, वो ज़्यादा लोग हैं, उनकी तवज्जो करनी है, उनकी तरफ आपको तवज्जो देनी है।
آپ صرف لاک ڈاؤن کے نام پہ لوگوں کو بند نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ ایک بات ہے۔ دوسرا جو جیسا میں نے کہا کہ جس طرح پیشنٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس سے لوگوں کو مشکلات ہیں، اور خاص کر کٹس، جو ٹیسٹ کٹس ہوتے ہیں وہ ڈیوائس جو ہے وہ معاملہ بنتا جا رہا ہے۔ کئی ایک ہاسپٹلز میں تو لوگوں نے شکایت کی کہ ان کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہیں، وہ کوارنٹائن میں ان کو رکھا گیا ہے، ان کے ٹیسٹ ہو نہیں رہے ہیں۔ وہیں اگر ہم ایل او سی کی بات کریں، ایل او سی پر لوگوں کو سخت مشکلات ہے جو وہاں رہتے ہیں۔ ایک طرف کووڈ-19 کی وجہ سے انہیں گھروں میں رہنے کی ہدایت دی جاتی ہے، دوسری طرف جب آر پار شیلنگ ہوتی ہے تو لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ یہاں پھر اپیل کی گئی ہے دونوں ممالک سے، عوام نے کی ہے اپیل کہ ابھی سیز فائر کیا جائے، ابھی یہاں پہ گولہ باری نہ کی جائے، ابھی مسئلے ہیں، مشکلات ہیں، ان مشکلات سے پہلے نکل تو جائیں۔ تو یہ اپیل ہے ان کی۔ اب راحت سچ میں انہیں ملے گی کیونکہ ان کی ایجوکیشن بہت متاثر ہے، ان کا جو مال مویشی وہاں پہ ہوتا ہے اس کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اور بہت سے مسائل ان کو درپیش ہے۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں رہتا ہے انہیں کہ اگر باہر نکلیں واپس آئیں کہ نہ آئیں، کیونکہ جنگ کا سما ہمیشہ وہاں سر پر رہتا ہے۔ آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ماہ مبارک کی آمد ہے، اور بہت جلد ہم اللہ تعالیٰ کے جو اس کے حضور میں دعا کریں گے، کیونکہ ماہ مبارک ایسا مہینہ ہے، پاک مہینہ ہے، جہاں اکثر و بیشتر دعائیں قبول ہو ہی جاتی ہے۔ اور اس بار دعا یہی ہوگی کہ پوری دنیا کو اس مصیبت سے چھٹکارا ملے، اور جموں کشمیر کو جو مشکلات ہیں ان کا بھی حل نکلے، یہ ضرور ہے۔ لیکن اس حوالے سے لیفٹننٹ گورنر کے مشیر جو ہے بصیر احمد خان، انہوں نے اعلیٰ افسران سے ایک میٹنگ لی اور یہ کہا کہ بجلی، پانی، جو راشن، جو اہم ضروریات زندگی ہے، لوگوں کو اس مہینے میں، مبارک مہینے میں فراہم کی جائیں۔ یہاں دیکھنا ہوگا کہ جو پرانی سرکاریں رہی ہے، چاہے نیشنل کانفرنس کی ہو، کانگریس کی ہو، بی جے پی، پی ڈی پی کی ہو، جس طرح وہ لوگوں کا خیال رکھتے تھے، چاہے جموں میں تہوار ہوتے تھے ہندوؤں کے، چاہے مسلمانوں کے کشمیر میں ہوتے تھے، یا دونوں طرف جو دونوں صوبوں کے جو لوگ، یا اسی طرح جب لداخ اس کے ساتھ جڑا ہوتا تھا تو لوگوں کو کس طرح راحت دی جاتی تھی، وہ سبھی کو معلوم ہے۔ کیا اس راحت جو اس بار آنے والی ہے کہ بجلی ہوگی، پانی وقت پہ ملے گا اور راشن ہوگی، یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پرانی سرکاروں سے بہتر فیسلٹیز ہوں گی یا کہ پرانی سرکاریں ہی یاد آئیں گی۔ یہ ایک امتحان کی گھڑی ہے اس سرکار کے لیے، اس انتظامیہ کے لیے جو اس وقت جموں چلا رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ملک کی جو سرکار ہے وہ بھی کووڈ-19 کی وجہ سے کافی پریشان حال ہے، اور کیا اس پریشانی سے چھٹکارا پانے کے بعد جموں کشمیر کی طرف کوئی توجہ دی جائے گی، کیونکہ قریب 1 سال سے یہاں پہ ہر سیکٹر متاثر رہا ہے، چاہے وہ سیاحتی شعبہ ہو، چاہے وہ فروٹ انڈسٹری ہو، چاہے وہ اور کوئی بزنس ہو۔ اس حوالے سے لوگوں کو یہاں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو لوگوں کو کیا راحت کے لیے کوئی پیکیج ہوگا، کیا کوئی آسائش ہوگی، یا کہ وعدے ہوں گے جو بار بار یہاں کے عوام سے کیے گئے اور جس کا کوئی فائدہ لوگوں کو نہیں ہوتا ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو گراؤنڈ لیول پہ، زمینی سطح پہ کرنا ہوگا، جہاں مزدور طبقے کو راحت ملے، تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ کچھ ڈفرینٹ کیا گیا، کچھ الگ کیا گیا، اور لوگوں کو سچ مچ راحت دی گئی۔ اور یہ تبھی پتہ چلے گا جب آنے والے وقت میں یہاں کے لوگوں کو کوئی راحت دیکھنے کو ملے گی۔ بصورت دیگر لوگ وہی کہیں گے جس طرح وہ ہمیشہ سرکار پر انگلیاں اٹھاتی آئی ہے کہ انہیں مشکلات ہے، مشکلات ہے، مشکلات ہے۔ ان مشکلات کا حل کب نصیب ہوگا وہ ضرور دیکھنے والی بات ہے۔ یہ صورتحال تھی واحد نسیم صاحب، جموں کشمیر کی۔ بہت بہت شکریہ سمن صاحب، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین، لوگوں سے، کشمیر کے بھائیوں سے اور تمام دیش واسیوں سے گزارش کروں گا کہ امن اور محبت کے پیغام کے ساتھ کوشش کریے کہ ایک خوبصورت ہندوستان بنے۔ انڈیا راؤنڈ اپ میں فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے راؤنڈ اپ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔